नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 29 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो डेली एडिशन पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह जो खबर है इसके तहत सबसे पहले हम इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव रहे एस जयशंकर द्वारा एक नवीन पुस्तक लिखी गई है और यह जो नवीन पुस्तक है इसमें इन्होंने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अपने पक्ष को रखा है। ठीक है, तो विदेश सचिव के रूप में उनका जो एक्सपीरियंस रहा और विदेश मंत्री के रूप में उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसको उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से साझा किया है, जिसके तहत एस जयशंकर का मत है कि वर्तमान में भारत की जो नीति है, चाहे वो विदेश नीति हो और विदेश नीति के तहत जो चीन के संबंध में जो नीति है वो मुख्य रूप से यथार्थवाद पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, यथार्थवाद पर आधारित होनी चाहिए। तो यह जो आर्टिकल है इसमें हम सबसे पहले तो यथार्थवाद के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस तरीके से विदेश नीति का विकास हुआ है, तो स्वतंत्रता के पश्चात विदेश नीति के विकास में कौन कौन से ऐसे चरण रहे हैं जिसको हमें महत्वपूर्ण रूप से समझने की ज़रूरत है और जिस प्रकार से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विविध समीकरण देखे जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग मानदंड और अलग अलग समीकरण देखे जा रहे हैं। तो इन समीकरणों में भारत की विदेश नीति किस प्रकार से गाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद पूरी भारतीय विदेश नीति को हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति के बारे में। तो देखिए, जब भी विदेश नीति के बारे में बात की जाती है तो इसको यूं तो कई तरीके से परिभाषित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से विदेश नीति को किसी भी राष्ट्र के हित रक्षा के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। यानी कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, कोई भी देश है वो विदेश नीति के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने की पूर्ति करता है। तो विदेश नीति मूल रूप से किसी भी राष्ट्र के हित रक्षा का एक माध्यम है, जिसके तहत विभिन्न जो देश हैं वो अलग अलग संबंधों को निर्धारित करते हैं, अलग अलग देशों से अपने संबंधों का निर्धारण करते हैं। मूल बात क्या समझनी है कि किसी भी देश के जो हित होते हैं, चाहे वो आर्थिक हित हों, चाहे वो राजनीतिक हित हों, चाहे वो विदेशी हितों के तहत रक्षा संबंधी हित हों, ठीक है, चाहे वो तकनीकी हित हों, अंतरिक्ष संबंधी हित हों, चाहे वो सांस्कृतिक हित हों, हितों का कोई भी आयाम हो, उसमें उसी राष्ट्र से बेहतर संबंध बनाने पर बल दिया जाएगा जिससे किसी राष्ट्र की हित की पूर्ति हो। अब जब ये हितों की पूर्ति का प्रश्न उठता है तो इसमें विदेश नीति में दो विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हित पूर्ति के तहत दो विचारों की महत्ता है। एक जो विदेश नीति का विचार है उसको आदर्शवाद कहा जाता है, आइडियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो मूल विचार है उसको रियलिज्म या व्यवहारिकता, ठीक है, व्यवहार्यवाद इसको कहा जा सकता है। ठीक है, व्यवहार्यवाद या फिर रियलिज्म कहा जाता है। तो रियलिज्म को हिंदी में कई तरीके से कहा जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। इसको व्यवहारवाद भी कहते हैं और भी दूसरे शब्दों से इसको परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से आपको क्या समझना है कि जब कोई भी राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति या अपने हितों की रक्षा सिद्धांतों के आधार पर करता है, ठीक है, जिसमें सिद्धांतों की वैल्यू हो, जिसमें कानूनों का
पालन की बात हो, जिसमें जो जो रीति रिवाज निर्धारित किए गए हैं उन रीति रिवाजों का पूर्ण रूप से पालन किए जाने की बात हो, तो अगर इन सिद्धांतों, कानूनों, रीति रिवाज आदि के 100% पालन के आधार पर अगर कोई देश अपने हितों की रक्षा का बात करे, तो ऐसे जो थॉट होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ऐसी जो सोच होती है उसे आदर्शवादी सोच या आदर्शवाद कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई देश अपने हितों की पूर्ति व्यवहारिक सिद्धांतों के आधार पर करे, ठीक है, यानी उसके लिए हितों की पूर्ति करना पहला हो, हितों की पूर्ति करना प्राथमिक हो, और बाद में दूसरे देशों की बात हो। ठीक है, यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से इस आधार पे संबंध बनाए कि वो वास्तविकता की ओर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, वास्तविकता की ओर ज़्यादा ध्यान दे, जिसमें वो ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा बल दे। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा बल दे और अपने हितों को केंद्र में रख के कोई संबंध का विकास करे, तो उसे कहा जाता है रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि उसमें हो सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के बहुत सारे सिद्धांत ना माने, हो सकता है कि हम जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी जो मान्यताएं हैं उनकी अवहेलना कर दें, हो सकता है हम रीति रिवाज मानदंडों को ना माने, हो सकता है हम पहले से चली आ रही मान्यताओं को ना माने। हमारे लिए मूल मुद्दा ये रहेगा कि हम किस प्रकार से अपने देश की हित पूर्ति करें। तो कई बार जो रियलिज्म होता है उसको स्वार्थवादिता के आधार पर भी परिभाषित लोग कर देते हैं। मुख्य रूप से यह राष्ट्र द्वारा अपने हितों की रक्षा का एक सिद्धांत है, जिसमें सिद्धांतों, कानूनों, रीति रिवाज, मान्यताएं, मानदंडों आदि को ज़्यादा बल न दे के वास्तविक स्थिति, ग्राउंड रियलिटी के आधार पर निर्णय किया जाता है। तो वर्तमान में विदेश मंत्री का यह मत है कि विदेश नीति में चाहे चीन से संबंध बनाना हो, चाहे किसी भी देश से संबंध बनाना हो, भारत को आदर्शवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता यानी रियलिज्म को अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उनकी जो नई पुस्तक है इंडिया वे, उसमें कह रहे हैं कि हमें विदेश नीति में और चीन नीति में यथार्थवादिता, रियलिज्म पर अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत है, जिसमें भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि हमारे पड़ोस में ही, हमारे बगल में ही चीन एक शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में उभरा है और हमें एक तरफ चीन को भी मैनेज करना है, ठीक है, चीन को भी प्रबंधित करना है, दूसरी तरफ हमारा खुद का भी राइज हो, इंडिया भी राइज करे, इसको भी सुनिश्चित करना है। किस तरीके से उभरते चीन को संभाला जाए और किस तरीके से भारत के उभार को सुनिश्चित किया जाए, ये भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें हमें एक संतुलन या उसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है, जिसमें भारत द्वारा अपने हितों को प्राथमिकता दिया जाना सर्वाधिक ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद जो जयशंकर हैं, जो विदेश सचिव हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, वो भारतीय विदेश नीति के विभिन्न उतार चढ़ाव को विस्तार से बात करते हैं, जिसमें विशेषकर चीन के संदर्भ में उनका कहना है कि 2008 का जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जिसमें यूएस को काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से हानि हुई, उसकी पृष्ठभूमि में 2009 में चीन का उदय देखा जा सकता है, जिसमें शी जिनपिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब ये जो चीन का जो उदय वर्तमान में देखा जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के बाद भी चीन को मुख्य रूप से एक आर्थिक शक्ति और वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने की बात कही जा रही है, तो यह जो आर्थिक और वैश्विक शक्ति उभर के आ रही है, इसके साथ जो हमारे सीमा तनाव देखे जा रहे हैं, इसके साथ जो हमारा जो विवाद देखा जा रहा है, इसमें हमें यह कोशिश करने की ज़रूरत है कि सीमा पर स्थिति इतनी ना बिगड़े कि अब तक जो हमने विकास किया है 1991 के बाद और चीन ने 1980 के बाद जितना भी विकास किया है, कहीं युद्ध के चलते वो बर्बाद ना हो जाए। तो व्यवहारिकता ये कहती है कि हमें शांति और सीमा पर तनाव मुक्तता रखने की बात करनी है, क्योंकि हमारा
कोई भी नकारात्मक कदम जो है हमारे विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर देगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत को चीन के पक्ष समर्थन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का प्रश्न। इसके अलावा भारत चीन संबंधों में 1960 का जो दौर है, 1962 का जो युद्ध है, उसकी जो यादें हैं, उसका जो घाव है वो अभी तक बना हुआ है, जिसमें हमें इसको संतुलित करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष में जो हम एक पक्षीयता देख रहे हैं। ठीक है, एक पक्षीयता का मतलब क्या हुआ कि भारत का जो है व्यापार संतुलन वो नकारात्मक है चीन की तुलना में। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिसमें पूरी दुनिया जिस प्रकार से चीन के स्टेट कैपिटलिस्ट मॉडल को समायोजित करने में लगी है, यानी राज्य द्वारा पूंजी के आधार पर प्रबंधित करना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो, तो भारत को भी इसको संभालने की ज़रूरत है, जिसमें मतभेदों के बावजूद जो है अपने आप को चीन के समक्ष अपने हितों के संदर्भ में मजबूती से खड़ा रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस तरीके की विदेश नीति का विकास देखा गया है। तो इसमें जो है हम अलग अलग चरणों में भारतीय विदेश नीति को देख सकते हैं, जिसमें 1947 से 1962 का चरण, फिर 62 से 71 का चरण, फिर 71 से 91 का चरण, फिर 91 से 1999 का चरण, और फिर उसके बाद जो है 2000 के बाद के चरण। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चरणों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरा जो 70 साल की जो विदेश नीति है वो आपको कम से कम शब्दों में समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण है वो 1947 से 1962 का चरण कहा जा सकता है, जो आशावादी गुट निरपेक्षता के चरण के रूप में कहा जा सकता है। इसमें क्या हुआ कि भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ था और साथ ही शीत युद्ध की पृष्ठभूमि देखी जा रही थी। तो ये जो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि थी, उसमें भारत के सामने प्रश्न था कि हम अपनी संप्रभुता को, हम अपनी जो नीति निर्णयन की जो स्वायत्ता है उसको किस प्रकार बना के रख सकें। इसके लिए भारत ने सक्रिय कूटनीति को अपनाया और गुट निरपेक्षता का पक्ष लिया। ठीक है, लेकिन उस समय की जो विदेश नीति थी वो आदर्शवादी विचारों पे ज़्यादा आधारित थी। ठीक है, यही कारण है कि आदर्शवादिता के चलते हमें कई बार जो है घाटे का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि जम्मू कश्मीर के मामले में जब हम उसको संयुक्त राष्ट्र में ले गए तो इसका परिणाम हमारी आशा के अनुरूप ना रहा। इसके अलावा 1962 का जो चीन का युद्ध है वो भी जो है हमारे पक्ष में नहीं गया। तो कहने की बात यह है कि हमने गुट निरपेक्षता के तहत एक नवीन नीति जरूर दी, लेकिन आदर्शवादिता के चलते हमें इसकी हानि भी हुई। ठीक है, तो पहले चरण में आदर्शवादिता। जो दूसरा जो चरण है उसमें हम धीरे धीरे आदर्शवादिता से हम व्यवहार की तरफ आ रहे हैं, हम यथार्थ की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम अपने राष्ट्र हित के आधार पर लोगों से, देशों से अपने संबंधों को बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1962 से 71 के दौर में हमने पुनर्प्राप्ति यानी खुद को रिकवर करने और यथार्थवादिता को अपनाने की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, जिसमें कई बार हमने गुट निरपेक्षता से परे जाकर अपने सुरक्षा आदि के संदर्भ में यथार्थवादी विकल्पों पर विचार किया। यानी द्विध्रुवीय विश्व होने के बावजूद 1964 में 1964 में हमने अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया और 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि की। बावजूद इसके कि हम गुट निरपेक्षता के समर्थक थे, जब हमारी सुरक्षा पे प्रश्न आया, जब हमारे हितों पे प्रश्न आया, तो हमने अपने हितों पे को ज़्यादा महत्व दिया बजाय कि सिद्धांतों के। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अब जा रहे हैं रिकवरी की तरफ, अब जा रहे हैं हम यथार्थवादिता की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो चरण आया उसमें 1971 से लेकर 1991 के चरण की गणना की जा सकती है, जिसमें हमें बहुत सारे जो जटिलताएं हैं उनका सामना करना पड़ा।
ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश में हमने सफल विदेश नीति का पालन किया, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, लेकिन 1987 के दौर में श्रीलंका में जो हमने भारतीय शांति सेना भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजी, उसको असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा 1971 से अमेरिका और चीन के मध्य जो मित्रता थी वो बढ़ने लगी, ठीक है। इसी के सापेक्ष पाकिस्तान ने भी इसका लाभ उठाया। इसके चलते हुआ क्या कि भारत को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इन तीनों के एक एक्सिस का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके बावजूद 1972 में बांग्लादेश वाला युद्ध जीतने के बावजूद शिमला समझौते को किया गया, जिसमें भारत ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय आधार पे सुलझा लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान और कश्मीर की समस्या बनी ही रह गई, ठीक है। तो 71 से 91 के काल में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, जिसमें हमें सफलता भी मिली और असफलता भी मिली। दोनों तरीके की बातें हम देखने को पाते हैं, ठीक है। इसके बाद 91 से 99 का जो काल है, 1991 से 1999 का जो काल है, वो एक और तो यूएसएसआर के टूटने का काल है, वहीं दूसरी ओर यूएस का जो महत्व है वो पूरी दुनिया में बढ़ने लगा था, जिसके चलते भारत की जो स्वायत्तता थी उसके समक्ष चुनौती खड़ी हुई। भारत ने जो इसका जवाब है वो 1998 में परमाणु हथियार के परीक्षण के बाद खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित करके दिया, लेकिन हमें अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना भी पड़ा। लेकिन दूसरी ओर भारत ने 91 से ही एलपीजी सुधारों को अपना लिया था, और हमने 92 के बाद इजराइल आदि देशों के साथ भी अपने संबंधों को बनाया, ताकि जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं उसका सामना किया जा सके, ठीक है। तो 91 से 99 के काल में हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसको हमने अच्छे से सुलझाने की कोशिश की। उसके बाद 2000 से लेकर 2013 का जो काल है उसको अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के चरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हमने पूरी दुनिया में जो विद्यमान अलग अलग शक्तियां थीं, यूएस हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ठीक है, चीन हो गया, इसके अलावा ईयू हो गया, ठीक है, इसके अलावा एशियन बहुत सारे अन्य राष्ट्र हो गए हैं, ठीक है, मध्य एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, सारे के साथ हमने एक बैलेंसिंग पावर के रूप में, शक्ति संतुलनकर्ता के रूप में प्रयास किया, जिसमें भारत ने एक और तो भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया 2008 में, ताकि अमेरिका से अपने संबंध सुधारे जा सकें। वहीं दूसरी ओर हमने जो अमेरिकी जो एकाधिकार था, अमेरिकी जो शक्ति थी, उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए रूस और जापान को भी प्राथमिकता दी और इन दोनों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया। तो 2000 से 2013 के काल को बैलेंसिंग पावर के एक काल के रूप में देखा जा सकता है। जो वर्तमान में नवीन सरकार का जो दौर है, ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री के काल में एक नवीन विदेश नीति के दौर के रूप में इसे देखा जा सकता है, जिसमें हमने सक्रिय आधार पे, ठीक है, एनर्जेटिक आधार पे अलग अलग देशों के साथ संबंधों को बनाया है और पूरी दुनिया जो है हमारी शक्ति को मान रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 को रिपील किए जाने के बावजूद जो है पूरे विश्व स्तर पे हमें किसी भी प्रकार की बड़ी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा, बावजूद इसके कि चीन और पाकिस्तान के द्वारा 370 के मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वेस्ट एशिया को लेकर पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट को मध्य एशिया को लेकर पॉलिसी है। ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय एशिया आदि पे बल दिया जा सके, और इसके चलते कई लोग हमारी विदेश नीति की प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये जो पूरी जो विदेश नीति का जो दौर चल रहा है, ये पूरा जो बदलते विश्व की जो दौर चल रहा है, उसमें हमारी जो नीति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में जो हमारा जो हित हैं, राष्ट्रीय हित, उनको पूरा करने के लिए हमें यथार्थवाद पे ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी हम आर्थिक
मुद्दों को अपनाएं, जो भी हम आर्थिक नीति को अपनाएं, इसमें हम अपने हित को प्राथमिकता ज़रूर दें और आदर्शवाद पर ज़्यादा बल ना दें। ठीक है। जैसे साथ ही साथ हमें सभी शक्तियों के साथ बिना अपने को जोखिम में डाले संबंध बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि यूएस के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, जापान आदि के साथ। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसको भली भांति समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है। और साथ ही साथ समय समय पर कुछ रिस्क लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी आदर्शवादिता जो रही है, ठीक है, उसको त्याग कर, या ये कह सकते हैं कि उसको सीमित कर, हमें अपने हितों को जो है आगे बढ़ाते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है। हितों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, जिसमें अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पे बल दिया जाना चाहिए। जैसे कि भारत को अपनी अनसुलझी सीमाओं को सुलझाने की ज़रूरत है। हमें वास्तविक विश्व में प्रवेश करके सभी के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की ज़रूरत है, जिसमें एक ओर तो भारत रूस चीन ट्रायंगल और दूसरी ओर जापान अमेरिका भारत ट्रायंगल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हमें चीन के साथ संबंध, मध्य एशिया के साथ संबंध और रूस के साथ संबंध को बढ़ावा देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन को भी बढ़ावा देना है और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड को भी बढ़ावा देना है। दूसरी ओर सऊदी अरब, ईरान, फिलिस्तीन और इजराइल भले ही आपस में शत्रु हों, लेकिन दोनों के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापना पे बल हमें दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में हम अपने हितों को प्राथमिक रूप से साध सकें। ठीक है। तो वर्तमान जो विश्व है उसमें आदर्शवादिता के स्थान पर यथार्थवादिता को अपनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत द्वारा भी इसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल दिल्ली एडिशन पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है वो कल के ही जो हमने खबर कवर की थी जीएसटी के अंतराल से संबंधित, उसी से रिलेटेड है। कल का अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि जो जीएसटी कंपनसेशन है, जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है, उसमें लगभग 3 लाख करोड़ का गैप आ सकता है, 3 लाख करोड़ का अंतराल आ सकता है और इसमें से लगभग 35,000 जो करोड़ हैं वो सेस लगा के, उपकर लगाकर पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो 2,65,000 करोड़ हैं उसको राज्यों द्वारा खुद ही उधार लेकर पूरा करना होगा, जिसमें वो आरबीआई या बाजार से उधार ले सकता है। अब ये जो केंद्र सरकार का जो फैसला है, जिसमें उसने कहा कि जो 2017 का कंपनसेशन एक्ट है, जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, उसमें एक्ट ऑफ गॉड शामिल नहीं है। ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर जनित कोई कृत्य ऐसा हो जाता है जो मानव के नियंत्रण में ना हो, तो उस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और चूंकि कोरोना का जो काल है वो एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए हमारी इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने में, 2,65,000 करोड़ को पूरा करने में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हालांकि जो केंद्र सरकार की जो ये बात है, केंद्र सरकार का जो कथन है, उसकी आलोचना कई आधारों पर की जा रही है और इसमें भी कुछ आलोचना के बिंदुओं की चर्चा की गई है। ठीक है। तो जीएसटी कंपनसेशन से संबंधित पूरा मामला क्या है उसको मैंने संक्षेप में बताया, विस्तार से आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी आलोचना के कुछ बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आलोचना क्या आधार पे की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये है कि राज्यों की स्थिति के प्रति केंद्र ने उदासीनता दिखाई है, जिसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और जिम्मेदारी का परित्याग कर रहा है। ठीक है। साथ ही साथ भारत चूंकि एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, संघवादिता का उदाहरण है, परिसंघ का उदाहरण है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसलिए केंद्र जो है, संघ जो है, वो राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है एक सामाजिक संविदा के रूप में और इसको वो तोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार भी जो है वो 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें 2017 के बाद से
जब से जीएसटी एक्ट को लाया गया है उसके बाद से लगातार केंद्र द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जीएसटी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अगर गैप होता है, किसी भी प्रकार की अगर राजस्व में कमी आती है तो उसकी जो पूर्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें 8वीं बैठक, 10वीं बैठक और अन्य बैठकों का संदर्भ दिया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो क्षतिपूर्ति उपकर को लगाए जाने की बात कही गई थी 2017 के अधिनियम के माध्यम से, और यह भी कहा गया था कि क्षतिपूर्ति अधिनियम से होने वाला जो उपकर की जो प्राप्ति है, जो मिलने वाला जो पैसा है, अगर वो कम पड़ जाता है तो केंद्र सरकार खुद से अन्य माध्यमों से पैसा उगा के, अन्य माध्यमों से पैसा इकट्ठा करके राज्यों को देगा। अब चूंकि आपने 2017 से 2020 के काल में जब लाभ की स्थिति थी और जो उपकर इकट्ठा हो रहा था वो उपकर अधिक होने पर केंद्र सरकार द्वारा खुद इसको ले लिया जा रहा था राज्यों को बांटने के बाद। इसके विपरीत जब 2020 में कोरोना की स्थिति है और वर्तमान में घाटा हो रहा है तो इस घाटे को प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी भी केंद्र की बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी 2017 में आया और उसके बाद क्षतिपूर्ति को लगातार राज्यों को दिया गया और जो अतिरिक्त क्षतिपूर्ति से, उपकर से अतिरिक्त जो आय होती थी वो केंद्र के पास जाती थी। अब राज्यों का ये तर्क है कि अब चूंकि घाटे का समय है तो इसकी भी प्रतिपूर्ति करना, इसको भी कंपनसेट करना केंद्र का दायित्व है, और यदि केंद्र जो है इसका उत्तरदायित्व नहीं निभाता तो ये सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत होगा। ठीक है, सहकारी संघवाद क्या होता है? तो सहकारी संघवाद एक ऐसा विचार है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर एक समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, एक कॉमन गोल की पूर्ति के लिए दोनों केंद्र और राज्य मिलकर प्रयास करते हैं। और ये कॉमन गोल क्या हो सकता है? तो ये कॉमन गोल होगा हमारा संवैधानिक लक्ष्य। संवैधानिक लक्ष्य क्या है? तो संवैधानिक लक्ष्य है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य में स्थापित करना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। अब अगर राज्यों को जो उनको मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति अगर केंद्र नहीं देगा तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि राज्य द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, और यदि अगर उनको किसी भी तरीके की धन की कमी हुई तो उसका नकारात्मक प्रभाव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे पड़ सकता है। यानी आगे चलकर भारत में मानव विकास पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के चलते कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ केंद्र का यह भी, राज्यों का यह भी तर्क है कि अगर केंद्र सरकार आरबीआई से या दूसरे मानकों से, दूसरे माध्यमों से उधार ले तो केंद्र को ज़्यादा सरलता से उधार मिल जाएगा, ज़्यादा कम दामों पे, कम दर पे उधार मिल जाएगा, और अगर राज्य इसकी तुलना में बाहर लेने जाएं या आरबीआई से लेने जाएं तो उनको महंगी दर पे उधार मिलेगा। इसके लिए केंद्र की जिम्मेदारी पहले बनती है कि वो जो है खुद से राज्यों को उधार लेकर दे। ठीक है, इसके अलावा केंद्र पर कई राज्यों का यह भी आरोप है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जो राज्यों का जो पूल था, राज्यों को केंद्रीय करों से जो हिस्सा दिया जाने वाला था वो लगभग 42% था, लेकिन कई संस्थाएं जैसे कि एक है अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव इंडिया, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव नाम की एक संस्था है, उसने जब राज्यों के बजट का विश्लेषण किया तो उसने पाया कि राज्यों को 2015 से 2019 के काल में 42% के बजाय मात्र 30% ही योगदान मिला है। इसके अलावा जीएसटी के तहत बहुत सारे केंद्रीय कर, ठीक है, सेंट्रल टैक्स और बहुत सारे राज्यों के कर शामिल होते हैं, लेकिन जब बात सरचार्ज की होती है, लेकिन जब बात सेस या उपकर की होती है तो उसमें केंद्र की पूरी जिम्मेदारी, केंद्र जो है पूरी तरीके से उसका अधिकारी होता है। और 2019-20 में केंद्र सरकार को सेस के माध्यम से, उपकर के माध्यम से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इसको राज्यों के साथ नहीं बांटा
गया। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम उत्पादों पर जो सेस लगाया जाता है उसमें राज्यों की भागीदारी मात्र 40% है, जबकि 2013-14 में ये भागीदारी 50-50 हुआ करती थी। तो कहने की बात यह है कि सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप हमें राज्य ये कह रहे हैं कि हमें बराबर भागीदारी की ज़रूरत है, और विशेषकर जो है संकट काल में, कोविड-19 के काल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब 24 मार्च को नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था तो इसमें राज्यों की सहमति नहीं ली गई थी। होना ये चाहिए कि राज्यों को भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राहत दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार से राहत दिए जाने की ज़रूरत है ताकि जो जीएसटी की मूल भावना है, जिसमें जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स और वन टैक्स वन नेशन इस तरीके से इसकी प्रशंसा की गई थी, उसकी भावना पूरी तरीके से पूर्ण हो सके, इसके लिए ये प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। साथ ही साथ सहकारी संघवाद किसी भी प्रकार से राज्यों का शोषण का माध्यम ना बन जाए, ठीक है, राज्यों की पीड़ा का माध्यम ना बन जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो कहने की बात क्या है कि जीएसटी का जो कंपनसेशन का जो मुद्दा है, जीएसटी के जो गैप का जो मुद्दा है, वो अनेक राज्यों द्वारा कंटेस्ट किया जा रहा है, अनेक राज्यों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है, जिसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 13 से लिया गया है, जो जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। खबर क्या है? तो खबर ये बता रही है कि जो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के जो पीएम हैं शिंजो एबे, ठीक है, शिंजो एबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी जो पूरी खबर है इसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। भारत जापान संबंधों में किस प्रकार से प्रगति हुई है, यह ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस संदर्भ में। ठीक है, तो शिंजो अबे के इस्तीफा देने की पृष्ठभूमि में हम भारत जापान संबंधों को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने स्वास्थ्य आधार पर इस्तीफा दे दिया है, और ये बात महत्वपूर्ण है कि शिंजो एबे के काल में भारत जापान संबंध ज़्यादा सुदृढ़ और बेहतर हुए थे। ठीक है, अगर ऐतिहासिक रूप से भारत जापान संबंधों के बारे में बात की जाए तो भारत और जापान के बीच जो संबंध हैं वो 6ठी शताब्दी से ही माने जाते हैं, जब जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। बौद्ध धर्म जो है वो जापानियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, और इसके चलते भारत के प्रति भी उनमें निकटता का भाव देखा जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद 1952 में भारत और जापान के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उनकी स्थापना हुई, जिसमें भारत जो है ऐसे प्रारंभिक देशों में था जिसके अंतर्गत जिसने जापान के साथ संबंध स्थापित किए। ठीक है, दोनों ही तरफ से ये प्रारंभिक शांति संधियों में से एक था, जिसमें 1957 में जब जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुक किशी जब भारत आए, उसके बाद से जापान द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में आसान शर्तों पर येन में ऋण दिए जाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, भारत का जो जापान के जो कई संगठन हैं वो भारत में बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने ऋण में दान दिया है, भारत को ऋण दिया है आसान शर्तों पे, जिसमें जापान के सहयोग से भारत में दिल्ली मेट्रो और दूसरे अवसंरचनागत विकास को महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। ठीक है, तो 1958 से भारत को येन ऋण की शुरुआत हुई है जो आज तक जारी है। ठीक है, सन 2000 के काल में प्रधानमंत्री योशिरो मोइरी भारत यात्रा पे आए, जिसके बाद भारत जापान संबंध और मजबूत हुए थे। अब 2000 के बाद जो है भारत जापान संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से चीनी जो प्रभुत्व है, ठीक है, चाइनीज़ जो प्रभुत्व है, इसको काउंटर करने के लिए और विश्व को बहुत ध्रुवीय बनाने के लिए भारत और जापान एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, जिसमें अगस्त 2011 में भारत और जापान ने व्यापक आर्थिक समझौता किया।
ठीक है। इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो वस्तु, सेवाओं, निवेश, आईपीआर, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार से संबंधित है। इसी संबंध को आगे बढ़ाकर 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी में बदला गया, जिसमें रक्षा, विज्ञान और व्यापार आदि के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया गया है। भारत में जापान मुख्य रूप से परिवहन विकास, अवसंरचना विकास, तकनीक के विकास, सांस्कृतिक क्षेत्र विकास, योग क्षेत्र में विकास आदि विविध क्षेत्रों में विकास में लगा हुआ है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अक्टूबर 2018 में जब भारत के प्रधानमंत्री जापान गए, तब भारत जापान डिजिटल साझेदारी की शुरुआत की गई और जो भारत जापान संबंध है उनको ज़्यादा व्यापक बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें भारत लगातार क्वाड की बैठकों में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन है? यूएस है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। इसके अलावा भारत जो है मालाबार एक्सरसाइज में लगातार हिस्सा ले रहा है, जिसमें जापान भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है यूएस के साथ। ठीक है, भारत और जापान के बीच जिमैक्स, शिन्यू मैत्री और धर्मा गार्जियन नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास लगातार आयोजित होते हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ मालाबार अभ्यास भी भारत करता है। ठीक है, विशेष रूप से चीन का कारक या फिर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पे भारत और जापान मुख्य रूप से सक्रिय हैं, जिसमें दोनों द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो दुनिया है वो एक पक्षीयता की तरफ ना बढ़े बल्कि बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो फ्रंट पेज नंबर 1 से लिया गया है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से, जिसमें 5-6 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की घोषणा हुई थी, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, अब जो है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और जो वहाँ पे मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद होगी, उन दोनों के बीच कार्यों का और दायित्वों का बंटवारा कर दिया गया है। यानी कौन कौन से काम उच्च राज्यपाल देखेंगे और कौन कौन से काम मंत्री परिषद देखेंगे, उसका बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विसेज, भ्रष्टाचार निरोध, ये कार्य उपराज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद द्वारा गैर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के मामले, नवीन टैक्स लगाया जाना, भू राजस्व, संपत्ति क्रय विक्रय, विभिन्न विभागों का पुनर्गठन, कानून निर्माण आदि देखा जाएगा। दूसरी ओर अगर शांति व्यवस्था का प्रश्न हो, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले हो, एससी एसटी और पिछड़े वर्गों के मामले हो, तो उन मामलों को मंत्री परिषद एलजी के परामर्श से आगे बढ़ाएगी और यदि उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य किसी भी प्रकार की विचार भिन्नता होती है तो उसमें उपराज्यपाल के फैसले को माना जाएगा। ठीक है, कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। 5 अगस्त 5 और 6, ठीक है, अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जब निरस्त किया गया था तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट यूटी बना दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य में एक बार परिसीमन होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इन चुनावों से पहले ही ये जो नियम आए हैं वो जम्मू कश्मीर में केंद्र की भूमिका को बढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यूटी में जो एलजी हैं, जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 15 से दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से है। इसका पूरा संदर्भ क्या है ये समझ लीजिए। तो लक्षद्वीप जो मुख्य रूप से नारियल की खेती के लिए जाना जाता है, उस नारियल की खेती में चूहे, ठीक है, या जिसको मूषक या कृंतक कहा जाता है, वो नारियल की फसलों को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहे थे। और चूंकि जो लक्षद्वीप है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, ऑर्गेनिक आधार पर यानी प्राकृतिक आधार पर ज़्यादा खेती की जाती है, इसलिए इन चूहों आदि को मारने के लिए रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनको
उनको यूज़ किए जाने से, उनको प्रयोग किए जाने से परहेज किया जा रहा था। तो चूहों और कृंतकों की लगातार संख्या जब बढ़ रही थी तो लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि इनको किस प्रकार से रोका जाए, इनको किस प्रकार से सीमित किया जाए। तो इसके जवाब में अब यूज़ किया जा रहे हैं इन उल्लुओं को, ठीक है, जिनका नाम है केरला बार्न आउल, या इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत, ठीक है, क्या कहते हैं, श्वेत उल्लू, श्वेत उल्लू, या इनको खलिहान के उल्लू के रूप में भी जाना जाता है, खलिहान के उल्लू, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है चूहों को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मुख्य शिकारी हैं चूहों के, और इनके माध्यम से ये देखा गया है कि चूहों की जनसंख्या में बेहद महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है, ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप में नारियल की फसल को रोडेंट से बचाने के लिए जैव नियंत्रण उपाय, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निकल शब्द है जिसको हम समझेंगे, इसे कहते हैं बायो कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कहानी मैंने आपको बताई वो एक तरीके का बायो कंट्रोल मेजर है, जैव नियंत्रण उपाय है, जिसमें किसी कीट के नियंत्रण के लिए या कृंतक के नियंत्रण के लिए, ठीक है, या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी जीव के नियंत्रण के लिए एक दूसरे जीव की सहायता ली जाती है। और ये जो जीव होता है वो मुख्य रूप से उनका शिकारी होता है, ठीक है। जैसे कि चूहे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनसे निपटने के लिए किसकी सहायता ली? तो उल्लुओं की सहायता ली। क्यों? क्योंकि उल्लू जो होता है वो चूहों का शिकारी होता है, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक उपाय होता है, जैव नियंत्रण उपाय प्राकृतिक उपाय है, जिसमें अन्य जीव जैसे शिकारी जीव के माध्यम से जो कीट होते हैं या कृंतक होते हैं या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव होते हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। इसके तहत उनका शिकार किया जा सकता है, परजीविता पे आधारित हो सकता है, और शाकाहारी जीव जंतुओं का प्रयोग भी शामिल हो सकता है, ठीक है। इसमें मानव की प्रत्यक्ष भूमिका देखी जाती है और पूरे विश्व स्तर पे इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? तो इसे 3 तरीके से किया जाता है। पहला, जिसे कहा जाता है क्लासिकल, या इसे कहते हैं इम्पोर्टेशन। क्लासिकल या इम्पोर्टेशन, इसमें प्राकृतिक शत्रु को प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे कि उल्लुओं को ले जाया गया केरल से उल्लू आ गए लक्षद्वीप में और उन्होंने जो है शिकार करना शुरू कर दिया चूहों का, ठीक है। पहला तरीका क्या है? क्लासिकल इम्पोर्टेशन। दूसरा तरीका होता है, उसे कहा जाता है इंडक्टिव या ऑगमेंटेशन। इसमें यदि जो कीट हैं या जीव हैं उनको अगर बहुत तेज़ी से ख़त्म करना है तो उनको बहुत तेज़ी से ख़त्म करने के लिए बड़ी मात्रा में शिकारी जंतुओं को लागू कर दिया जाता है। यानी एक ही साथ जो है हो सकता है 1000 उल्लू आक्रमण करने आ जाएं चूहों पे, ठीक है। तो अगर बड़ी मात्रा में आपको ख़त्म करना है तो इसमें प्राकृतिक शत्रुओं की व्यापक जनसंख्या को प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है। और यदि आप बड़ी संख्या में लाने की बजाय प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनको फेज्ड मैनर में, चरणबद्ध रूप में प्रवेश कराएं तो उसे कहा जाता है संरक्षण या इनोक्यूलेटिव तरीका, ठीक है। तो जो जैव नियंत्रण उपाय हैं मुख्य रूप से 3 आधार पे होते हैं, जिसमें शिकारी जंतुओं का, कीटाणु रोगाणुओं का या दूसरे जो प्रतिस्पर्धी जंतु हैं वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि जैव विविधता में या फिर पर्यावरण में यदि एक जंतु आवश्यकता से ज़्यादा होगा, चाहे वो कीट हो या फिर शिकारी हो, तो इसका नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि ज़्यादातर जो उपाय हैं उसके तहत शिकारी जंतुओं के चरणबद्ध रूप से प्रवेश पर बल दिया जाता है ताकि इनकी संख्या जो है एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो दोनों के बीच बैलेंस बना के जैव नियंत्रण उपाय किए जाते हैं, जिसमें लक्षद्वीप में उल्लुओं को चूहों के शिकार के लिए लाया जाना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो इसमें संलग्न है, जिसने 1977 में एक संस्था बनाई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोडक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेट्स एंड वीड्स। यानी जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं और जो पौधे हैं उनको
अध्ययन करने के लिए एक संस्था बनाई गई 1977 में ICAR द्वारा, जिसके भारत में 10 केंद्र हैं। अब ये जो संस्था है वो पूरी भारत में देखती है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है क्लासिकल प्रकार का, उसमें कौन कौन से अच्छी अच्छी कहानियां हैं, सफलता के उदाहरण हैं, और इन्हीं सफलता के उदाहरणों को प्रकाशित करके इसको फैलाया जाता है ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो ICAR की भूमिका क्या है और कौन सी संस्था है उसके बारे में आप जान सकते हैं। और बायो कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ठीक है, जैव नियंत्रक दृष्टिकोण। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो ये तीनों के तीनों जो उपाय हैं उनके द्वारा संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पे नियंत्रण रखती है, जिसमें स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर और 0R तीनों शामिल है। ठीक है, अब ये इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल में ही नया सत्र शुरू होने वाला है। ठीक है, और नए सत्र को चूंकि कोरोना के काल में, कोविड के काल में ऑनलाइन किए जाने पर, बहुत सारे काम ऑनलाइन किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो कई दलों का ये कहना है कि जो प्रश्नकाल होता है और जो 0 काल होता है उसकी अवधि को कम नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि ये संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, तो नए सत्र में जो प्रश्नकाल है, शून्यकाल, वो कम ना हो इसके लिए मांग की गई है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या हुआ कि संसद में यदि कोई चर्चा चल रही है और उस दौरान कोई ऐसा मुद्दा आता है जो सबसे ज़्यादा महत्व का है, तो संसद सदस्य ये कहेंगे कि उस मुद्दे पे पहले चर्चा की जाए और जो पहले की जो चर्चा चल रही है उसको रोक दिया जाए। तो वर्तमान या तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोक के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पे की जाने वाली चर्चा के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है कि तो जब सदन की बैठक शुरू होती है लगभग 11 बजे, तो जो पहला का जो घंटा होता है, फर्स्ट आवर जो होता है, उसमें दोनों सदनों द्वारा 1 घंटे तक प्रश्नोत्तर किया जाता है, जिसमें सदन के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं और इसी को कहा जाता है प्रश्नकाल, यानी फर्स्ट आवर ऑफ सेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन आर। अब जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही 12 बजते हुए एक नया काल शुरू होता है जिसे कहा जाता है 0R, शून्य काल। तो ये विशिष्ट भारतीय एक व्यवहार है जो केवल भारत में पाया जाता है, जिसमें लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद की अवधि 1 घंटे की 12 से 1 का काल वो शून्य काल कहलाता है, जिसमें किसी भी मामले को उठाने के लिए सदस्य स्वतंत्र होते हैं। हालांकि इसको अनुमति देने का निर्णय अध्यक्ष पर होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसकी प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष सामान्यतः भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकार की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इसके अध्यक्ष जो हैं CJI होते हैं, रिटायर्ड CJI, ये तो सही है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापना है, ऐसा नहीं है। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, हालांकि वो NHRC से स्वतंत्र स्थापित होता है। ठीक है, तो वो उसकी शाखा नहीं होता है, ये गलत है। इसकी शक्तियाँ जो हैं सिफारिशी हैं, ये सही है, और इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, ये सही है। और इसके एक सदस्य के रूप में महिला की नियुक्ति है, तो यह भी सही है, क्योंकि इसके जो सदस्य है उसमें महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी अनिवार्य रूप से शामिल होती हैं, और महिला आयोग की अध्यक्ष सामान्यतः महिला होती हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से इसमें महिला भी शामिल हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे को छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो इसका D आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप D कर लीजिएगा, D आंसर है 1, 3 और 4। ठीक है, अब ये क्यों लिया है, क्योंकि आज ही पेज नंबर 9 पे खबर आई है जिसने NHRC ने जम्मू कश्मीर के DGP को एनकाउंटर को लेकर किए गए एक ट्वीट पर नोटिस जारी किया है और इसको मानवाधिकार से उल्लंघन का मामला बताया है। ठीक है, तो NHRC काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगातार चर्चा में रहता है।
ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना जो है एक वैधानिक संस्था के रूप में एक अधिनियम से हुई थी, कानून से हुई थी 93 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और मुख्य रूप से ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। जब इसकी संरचना की बात की जाती है तो ये बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य मतलब क्या हो गया? एक SC आयोग, अनुसूचित जाति संस्था जो संवैधानिक संस्था है उसके अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष। तो 3 जो है पदेन सदस्य होते हैं, बाकी जो है नियुक्त किए जाते हैं। इसमें जो इनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की सिफारिश पे होती है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 70 साल जो भी पहले होता है। इनको जो है तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक जांच करें और इन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए। इसके तहत बहुत सारे विभाग भी होते हैं, जिसमें विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रशासन विभाग शामिल है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर पे भी आयोग की स्थापना की जाती है अलग अलग कानूनों के माध्यम से, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पे की जाती है। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है NHRC से रिलेटेड जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप जापान का भाग नहीं है? होक्काइडो, डिएगो गार्सिया, गुआम। तो इसमें केवल एक होक्काइडो जो है वो जापान का भाग है, बाकी ये दोनों जो हैं डिएगो गार्सिया और गुआम वो जापान के भाग नहीं हैं। ठीक है। तो डिएगो गार्सिया क्या है? तो हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस द्वीप समूह, ये इसका भाग है और इसको लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के मध्य विवाद है। ठीक है। वर्तमान में चागोस जो है वो ब्रिटेन के नियंत्रण में है, लेकिन मॉरिशस इस पर लगातार दावा कर रहा है। अब इसी चागोस आर्कीपेलागो का भाग है। ठीक है। इसी चागोस आर्कीपेलागो का एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, जिसको अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संधि के माध्यम से इस पर नियंत्रण कर रखा है और डिएगो गार्सिया को सैन्य गतिविधियों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन डिएगो गार्सिया सहित चागोस आर्कीपेलागो पे ब्रिटेन के जो अधिकार है उसको चुनौती दी है मॉरिशस ने और लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। यही कारण है कि चागोस आर्कीपेलागो को लेकर अमेरिका, इंग्लैंड और मॉरिशस के बीच बर्बाद चल रहा है। ठीक है। तो डिएगो गार्सिया कहाँ पे? हिंद महासागर में है और जापान का नहीं है। वहीं दूसरी ओर गुआम प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जो माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जो 210 वर्ग मील में फैला है, शिकागो के बराबर। ये मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य ठिकाने के रूप में जाना जाता है जो 1950 से है। ठीक है। तो डिएगो गार्सिया और गुआम दोनों जो है अमेरिकी सैन्य प्रेजेंस के चलते चर्चा में रहे हैं और इनका जापान से संबंध नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों लिया? तो वही आज शिंजो एबे ने जो दिया है इस्तीफा, उसके चलते जापान की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म की पहचान करें। बंगाराम द्वीप, लक्षद्वीप, साधु बेट, पश्चिम बंगाल, सागर द्वीप, गुजरात। तो देखिए बंगाराम द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में है, ये एकदम सही है। ठीक है। साधु बेट और सागर द्वीप को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यह वाला जो है लक्षद्वीप वाली खबर, यह इसमें से आई है जो हमने इस पर चर्चा की, इसीलिए क्वेश्चन बनाया है। देखिए लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में अगर मैप देखा जाए तो देखिए यहाँ पे बित्रा आइलैंड है, चिल्हट आइलैंड है, किल्टन है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे है बंगाराम आइलैंड। ठीक है। तो लक्षद्वीप में है अगत्ती, कावारत्ती, सुहेली, कल्पेनी, चेरियम, अंदरोथ, ये कुछ आइलैंड है, मिनिकॉय। ठीक है, ये सब आइलैंड है। साधु बेट जो है वो गुजरात में है, जबकि सागर जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है। तो इसमें सही युग्म की पहचान करनी है। ठीक, तो इसमें केवल जो एक है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाराम। और साधु बेट द्वीप चूंकि गुजरात में है और सागर जो है पश्चिम बंगाल में है, तो देखिए यहाँ पे जो है साधु बेट वो हो जाएगा हमारा गुजरात में और सागर द्वीप हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो सही क्या हुआ? सही हुआ केवल एक। तो चारों ही ऑप्शन इसमें गलत हो गए।
यहाँ पे आप केवल एक कर लीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, केवल एक जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए द्वीप पे लगातार क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वैश्विक आर्थिक स्थायित्व रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखिए कौन कौन सा है। तो विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट और आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट, ये दो संस्थाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों लिया है? तो अभी हाल में ही भारत ने कहा है कि हम जो है अपने बिजनेस क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है विश्व बैंक की, उसको महत्वपूर्ण रूप से लक्षित किया है, जिसमें भारत चाहता है कि हम जो है टॉप 50 में आएँ। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये तीन जारी की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और विश्व विकास रिपोर्ट यह जारी की जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार करने में आसानी यह है, ईज ऑफ लिविंग यह भी है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी है, लेकिन 4 और 5 जो हैं ये दोनों आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? केवल 1, 2 और 3। तो ये दोनों संस्थाओं की रिपोर्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, पहला है अवलोकितेश्वर, दूसरे हैं लोकेश्वर और तीसरे हैं मैत्रेय, चौथे हैं पद्मपाणि। तो इसमें मैत्रेय को भावी बुद्ध के रूप में जाना जाता है, जिनको कहा जाता है कि ये आएंगे। इसके अलावा अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, पद्मपाणि जो हैं, इनको अन्य बुद्ध के पूर्व अवतारों के रूप में माना जाता है, जिसमें पाली परंपरा में मैत्रेय बुद्ध भावी बुद्ध माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसत जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। ठीक है, तो भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि मैत्रेय बुद्ध जन्म लेंगे। ये भारतीय हिंदू परंपरा में कल्कि अवतार के समकक्ष कहे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में बदलती विश्व व्यवस्था के प्रति भारतीय विदेश नीति व्यवहारिकता व यथार्थवादिता पर अधिक बल देने वाली होनी चाहिए, न कि आदर्शवादिता और हठधर्मिता पर। हालिया वैश्विक उदाहरणों के संदर्भ में आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सहकारी संघवादिता को अवपीड़क संघवाद में ना बदलने देने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय लाभों और हानियों का संकट काल में भी उतना ही उदारता से बंटवारा किया जाना चाहिए जितना समृद्धि के काल में। हालिया जीएसटी अंतराल विवाद के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से इन दोनों का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पे। धन्यवाद।